Hello students, good morning. Now we are going to study metal and non-metal. This is the second video of this chapter. Okay, let us start. First point of this chapter is reactivity series. सबसे पहले हम इसमें बात कर रहे हैं reactivity series. What is reactivity series? देखो, सबसे पहले अगर रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात करें तो मेटल्स को क्या किया गया है, एक सीरीज में रखा गया है उनकी रिएक्टिविटी को या उनकी एक्टिविटी को देखते हुए सीरियल वाइज। उसी सीरीज को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये सीरीज ये है आपकी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ठीक, पीबी, हाइड्रोजन, और उसके बाद है कॉपर, Hg, Ag, Au और हो जाएगा Pt। ठीक, एक बार देख लें वीडियो में आ रहा नहीं आ रहा। तो ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, इसमें अगर हम बात करें तो मेटल की एक सीरीज है और मेटल्स आर केप्ट इन देयर रिएक्टिविटी आर एक्टिविटी आर्डर, इंक्रीजिंग आर्डर और डिक्रीजिंग आर्डर, कुछ भी आप ले सकते हो। फिलहाल ये डिक्रीजिंग आर्डर में रखे हुए हैं। ऊपर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाला सबसे लो रिएक्टिव है। तो इनकी रिएक्टिविटी ऐसे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऊपर से नीचे चलने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ हम लिख सकते हैं रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी आर्डर। ठीक, अब देखो होता क्या है यहाँ पर। सबसे पहले इसमें देखो हाइड्रोजन को ऐसे रख दिया गया है, हाइड्रोजन से कंपेयर करके सबको रखा गया। हाइड्रोजन आपका मेटल नहीं है। तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, वैसे इससे पहले भी है एक आपका मेटल लिथियम, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है लिथियम। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन तो है ही, कॉपर, Hg यानी मरकरी, Ag सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इससे पहले आपने देखा था, उसमें इस सीरीज का क्या यूज है यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आपने एक रिएक्शन देखा होगा, आपने लिया जिंक प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, जिंक उसमें हम डाल रहे हैं। तो कॉपर देखो यहाँ है, जिंक यहाँ है, जिंक इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये अपना सोल्यूशन बनाएगा ZnSO4 और प्लस क्या Cu क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ हम ले लेते हैं, देखो एल्युमिनियम प्लस क्या हमने ले लिया PbSO4, तो देखो Pb क्या है, लो रिएक्टिव, एल्युमिनियम क्या है, हाई रिएक्टिव। ठीक, तो यहाँ से एल्युमिनियम क्या करेगा, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस Pb, यदि अपना सोल्यूशन बना लेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो ऐसा तभी होगा जब हाई रिएक्टिव मेटल आएगा, तभी लो रिएक्टिव को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। अगर हमने ले लिया, देखो जैसे यहाँ है कॉपर प्लस ZnSO4, अब इसमें कोई आपसे पूछे रिएक्शन होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, तो इसको ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है, मेटल्स की एक सीरीज है जिसको उसकी एक्टिविटी आर्डर में रखा गया है, उसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। चलो, ये समझ में आ गया होगा। और इसका यूज भी, इसको ध्यान रखना, इसको आप लोग याद ही कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, और ये अगर आपको याद रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे। तो ये हो गया रिएक्टिविटी सीरीज, आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक, रिएक्टिविटी सीरीज आपकी हो गई। अब देखो इस चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट है आपका आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड बनता कैसे है, मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से। तो यहाँ हम लिख देते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, नॉन
मेटल, यानी किसका रिएक्शन देखेंगे, मेटल और नॉन मेटल का। तो देखो मेटल और नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे यानी हम ले सकते हैं मेटल और प्लस क्या, नॉन मेटल, तो ये क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, आयनिक कंपाउंड जिसमें आयंस होते हैं, जैसे हमने ले लिया सोडियम प्लस हमने ले लिया नॉन मेटल में क्लोरीन। देखो सोडियम मेटल है, क्लोरीन क्या है, गैस है, नॉन मेटल है। दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन सा कंपाउंड बनेगा, NaCl। तो ये जो कंपाउंड है आपका क्या है, आयनिक कंपाउंड, इसी को बोलेंगे हम आयनिक कंपाउंड। तो हम कह सकते हैं व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। चलो एक दो और देख लेते हैं, जैसे हमने ले लिया Mg प्लस क्या, O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ देखो लिख क्या सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, तो MgO, ठीक। या हमने लिख दिया Mg प्लस Cl2, तो क्या लिखेंगे, MgCl2। तो ये सब आपके क्या हैं, आयनिक कंपाउंड ही हैं, इसमें आयंस का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ अगर हम बात करें तो Mg पर 2+2+2 माइनस, इस पर सिंगल माइनस होता है, ये प्लस ये क्या माइनस। तो आयन के फॉर्मेशन से भी क्या बनता है आपका, आयनिक कंपाउंड बनता है। या आप ये भी कह सकते हो मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। द कंपाउंड विच इज फाउंड बाई मेटल विद नॉन मेटल आर नोन एन आयनिक कंपाउंड। हाँ, इसमें होता क्या है, इसमें से मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के नॉन मेटल में चला जाता है। सोडियम से ट्रांसफर हुआ क्लोरीन में गया, आपका कंपाउंड बन गया। मैग्नीशियम से ट्रांसफर हुआ ऑक्सीजन में गया, कंपाउंड बन गया। मैग्नीशियम से क्लोरीन में गया, कंपाउंड बन गया। तो भाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और उनसे जो कंपाउंड बनेगा आयनिक कंपाउंड। क्लियर। अब एग्जाम में आपसे आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, ठीक, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी। चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, मेटल और नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। हाँ देखो यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाएगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, आयनिक कंपाउंड की। तो सबसे पहले देखो अगर हम बात करें सॉलिड लिक्विड गैस किस फॉर्म में होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड स्टेट में ही होंगे, फर्स्ट पॉइंट हो गया। और हार्ड भी होंगे, क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में हार्ड होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे, ध्यान रखना, ये हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात करें, ठीक, तो देखो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई MP एंड VP, ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है, MP मध्य प्रदेश नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, यानी इनको मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, बॉयल करने के लिए भी हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। तो दो पॉइंट्स हो गए, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली क्या होते हैं ये, हाँ देखो, इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट क्या होंगे ये, इंसुलेटर, इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर की तरीके से वर्क करेंगे सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो। बट इन मॉल्टेन स्टेट, इन मॉल्टेन स्टेट, स्टेट या आप कह सकते हो एक्वस फॉर्म, एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म का मतलब होता है जल में डालने पर ही क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे, ठीक। तो उसमें क्या होते हैं, कंडक्टर, यानी कंडक्टिविटी होती है इसमें, कंडक्टिविटी। तो पहला तो आपने देखा सॉलिड स्टेट हार्ड,
हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है सॉलिड स्टेट में होंगे, जैसे अगर हम ले लें NaCl, तो अगर सॉलिड स्टेट में है तो ये क्या है, इंसुलेटर है, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। बट अगर हम देखें माल्टेन स्टेट में या एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म का मतलब है इसको वाटर में क्या करेंगे, सोल्यूशन बना देंगे, तो उसमें कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। ये कुछ इसके पॉइंट्स हो गए, ठीक। तो 2-3 पॉइंट्स हैं, यही सारे आपके क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट इसमें और है, फोर्थ पॉइंट भी देख लेते हैं। देखो ये सोल्यूबल किस में होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। बट इनसोल्यूबल किस में होते हैं, इनसोल्यूबल इन कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड, यहां लिख देते हैं COMPOUND कंपाउंड, ठीक। अब अगर हम बात करें सोल्युबिलिटी, आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालोगे क्या है, सोल्यूबल है। इनसोल्यूबल इन कार्बनिक कंपाउंड, जैसे आप किस में डाल रहे हो, केरोसिन ऑयल में, पेट्रोल में, डीजल में, वो सब क्या है, कार्बनिक कंपाउंड है। उसमें ये आपके क्या रहेंगे, आयनिक कंपाउंड इनसोल्यूबल रहेंगे। तो ये थी आपकी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। सॉलिड स्टेट में रहेंगे, हार्ड रहेंगे, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर एज इंसुलेटर वर्क करेंगे, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी। मॉल्टेन स्टेट में एक्वस फॉर्म में कंडक्टिविटी शो करेंगी। वाटर में सोल्यूबल हैं, इनसोल्यूबल इन कार्बनिक कंपाउंड। ये भी समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चलो इसको भी हटा देते हैं। ये था क्या, आयनिक कंपाउंड। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका अकरेंस, OCCURENCE, अकरेंस ऑफ मेटल। इसका मतलब ये है मेटल की फिजिकल केमिकल सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ ली, ठीक। अब इसमें देखो हम बात करेंगे कि अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल आपको मिलेंगे कहाँ, तो मेटल जो है अर्थ की क्रस्ट में ही मिलते हैं, ठीक। तो ये नेचुरली कहाँ पाए जाएंगे, अर्थ क्रस्ट, यहाँ हम लिख देते हैं अर्थ क्रस्ट, CRUST, अर्थ की क्रस्ट में ये मिलेंगे आपको। अब देखो अर्थ की क्रस्ट में जो मेटल्स होते हैं एग्जिस्ट इन 2 स्टेट्स। एक तो आपका हो जाएगा फ्री या नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट, या उसी को क्या बोलेंगे, फ्री स्टेट, फ्री स्टेट। और दूसरा जो फॉर्म होगा आपका कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट। ये क्या मतलब है इसका, नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट। चलो इसके विषय में देखते हैं। देखो अर्थ की क्रस्ट में जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो किसी ना किसी और एलिमेंट से रिएक्शन करके कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे आपको, तो उसे बोलेंगे कंबाइंड स्टेट। जो मेटल ना क्या है, लेस रिएक्टिव हैं, वो वैसे को वैसे मिल जाएंगे, उसे बोलेंगे फ्री स्टेट। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिखते हैं गोल्ड, AgCu, ETC एक्सेट्रा। ये सब क्या है, लेस रिएक्टिव हैं, लो रिएक्टिव मेटल हैं, तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ जैसे कापर वगैरह इसमें आपके कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये मेटल गोल्ड, सिल्वर, कापर, ये सब किस स्टेट में रहेंगे, फ्री स्टेट में रहेंगे। इनके साथ और कोई आपका नहीं रहेगा एलिमेंट। कंबाइंड स्टेट की बात करें, जैसे हो गया सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, एल्युमिनियम, ये सब हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये किस में फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म में। जैसे हम Na की बात करें तो हमेशा साल्ट के फॉर्म में मिलेगा NaCl, पोटेशियम KCl या KOH, लिथियम LiOH, या फिर आप लिख सकते हो LiCl। तो इन सब के फॉर्म में मिलेंगे कंबाइंड स्टेट में। तो अकरेंस ऑफ मेटल अर्थ की क्रस्ट में, मेटल्स आर फाउंड इन क्रस्ट ऑफ द अर्थ इन 2 स्टेट, नेटिव स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। नेटिव स्टेट लाइक गोल्ड, सिल्वर, कापर
एंड कंबाइंड स्टेट लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एक्सेट्रा। ओके, इस फॉर्म में मिलेंगे। ये बात हो गई। अब देखो इसमें दो पॉइंट्स और हैं, एक तो आपका है मिनरल, एक है ओर। मिनरल और ओर क्या होते हैं उसको भी समझ लेते हैं। पहले इसको हटा दें। ये तो आपने देखा कि टू फॉर्म में मिलेंगे, नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट। चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं, 2 पॉइंट्स हैं आपके, मिनरल्स एंड क्या, ओर्स। तो मिनरल्स और ओर्स हैं क्या? देखो मेटल हमने कहा कि अकरेंस ऑफ मेटल कहाँ मिलेंगे? अर्थ की क्रस्ट में, फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट में। तो अर्थ की क्रस्ट में या तो एलिमेंट्स मिल सकता है सीधे सीधे, या फिर क्या कंपाउंड के फॉर्म में मिल सकता है, यानी फ्री स्टेट या कंबाइंड फॉर्म में। तो ये क्या हो सकता है आपका, मिनरल्स हो चाहे क्या हो, ओर्स हो। ये आपके क्या हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड ही हैं। एलिमेंट्स आर कंपाउंड, इसे भी आप कह सकते हो एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स। मिनरल भी आपका एलिमेंट्स या कंपाउंड है, और भी आपका मिनरल्स और भी आपका एलिमेंट्स या कंपाउंड ही है। लेकिन अब देखो, इन नेचुरली अकर्स द एलिमेंट्स आर कंपाउंड व्हिच नेचुरली अकर इन अर्थ क्रस्ट, तो वे एलिमेंट्स या कंपाउंड जिन नेचुरली अकर्स हैं अर्थ की क्रस्ट में, यानी अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, मिनरल्स। और ओर्स क्या है, मिनरल्स फ्रॉम व्हिच मेटल कैन बी माइंड है मतलब प्राप्त किया जाता है, माइंड। हाँ, मिनरल्स फ्रॉम व्हिच मेटल कैन बी माइंड प्रॉफिटेबली एंड ईजिली। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए फिर से समझा देते हैं। जैसे अर्थ की क्रस्ट से हम एलिमेंट्स चाहे फाइंड करें चाहे कंपाउंड फाइंड करें, ठीक, तो उसमें से देखो मिनरल्स सभी हो जाएंगे। मिनरल्स का मतलब है कि नेचुरली जो भी आपको मिले अर्थ की क्रस्ट में सारे मिनरल्स, लेकिन जिन मिनरल से हम क्या करें, मेटल को इजीली फाइंड कर सकें, प्रॉफिट के साथ फाइंड कर सकें, उसी एलिमेंट्स या कंपाउंड को या उसी मिनरल्स को हम क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी ओर हैं सब क्या हैं, मिनरल्स हैं, लेकिन सभी मिनरल्स ओर नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा कि NaCl ले लीजिए, ठीक, NaCl आपका क्या है, साल्ट है, इजीली आपको मिल जाएगा। और इससे हम सोडियम निकालना चाहते हैं, प्रोसेस ज़्यादा महंगी मुझे नहीं पड़ रही, सोडियम मुझे मिल भी जा रहा है, तो ये आपका क्या है, एक तो ये मिनरल्स है ही, लेकिन अब इससे मेटल को हम निकाल सकते हैं इजीली और प्रॉफिट के साथ, तो ये और भी हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा, और भी हो जाएगा। लेकिन अगर यही होता कि इससे हम सोडियम को प्रॉफिट के साथ ना निकाल पाते, तो केवल मिनरल्स होता और नहीं होता। ये क्लियर? चलिए, ये था मिनरल्स एंड ओर्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इसी को क्या बोल देते हैं, मेटलर्जी। मेटलर्जी, ठीक, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटल को हम कैसे फाइंड करेंगे, उसमें जो भी प्रोसेस है, ठीक।
तो इसमें अगर हम बात करें मेटल को फाइंड करने की, जो भी प्रोसेस हैं, प्रोसेस यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं, या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसी से करते हैं, मेटलर्जी। ठीक, द प्रोसेस विच आर यूज टू फाइंड प्योर मेटल आर नोन एज मेटलर्जी। तो जितनी भी प्रोसेस हैं जिसको हम यूज करते हैं मेटल को फाइंड करने के लिए, प्योर मेटल को, उसी को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। अब मेटलर्जी में देखो एक टर्म्स और आता है इसमें, गैंग या मैट्रिक्स, उसकी भी डिफिनीशन देख लेते हैं। GANGUE, गैंग आर मैट्रिक्स। ये क्या है? तो देखो मेटल अगर मिलता है कंबाइंड स्टेट में या फ्री स्टेट में, उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, गैंग या मैट्रिक्स। तो गैंग या मैट्रिक्स क्या है, इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी साल्ट, ठीक, या अर्थ में जो पार्टिकल्स हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स। तो सीधा सीधा एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज। द इम्प्योरिटीज इन द ओर्स, ओर्स से ही हम मेटल को फाइंड करेंगे, तो द इम्प्योरिटीज फाइंड इन द ओर्स आर नोन एज गैंग आर मैट्रिक्स, इसे बोलते हैं। अब देखो मेटल को, प्योर मेटल को हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस है, उसको यहाँ टेबल के द्वारा क्या देखते हैं। चलो पहले इसको हम हटा देते हैं, फिर टेबल क्रिएट करते हैं। हाँ, तो अब देखिए यहां सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, पहले लेते हैं ओर। ओर से ही हमें प्योर मेटल मिलेगा, तो हमने क्या ले लिया, ओर। ओर का सबसे पहले क्या करवाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है, देखो कुछ इसमें फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू हम उसका क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं ओर का। कैसे करेंगे, जैसे मान के चलिए कोई ओर मुझे मिला, उसमें हमें पता चला कि आयरन की इम्प्योरिटीज है, आयरन को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो आयरन रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली मैग्नेट का यूज करेंगे। जैसे देखो ये दो इसमें क्या है, व्हील्स लगी हैं ये, और इसके ऊपर हमने लगा दिया पट्टा, ठीक, एक इसमें हो गया मैग्नेट। इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, ओर्स को बारीक पार्टिकल में करके डालेंगे। यहाँ से ओर्स आता जाएगा, मैग्नेट से चिपक जाएगा, चिपकने के बाद यहाँ तक चिपका रहेगा, ये ऐसे ऐसे ही घूम रहा है। तो देखो जो आयरन पार्टिकल्स है यहाँ आकर गिरेंगे, यहाँ ढेर लग जाएगा, ठीक। लेकिन जो और आपके ओर्स हैं, आयरन्स जो नहीं है, वो कहाँ गिरेंगे, क्योंकि मूव कर रहा है तो इनर्शिया की वजह से थोड़ा दूर आकर यहाँ गिरेंगे, ठीक। ये तो देखो मैग्नेट की वजह से आयरन इधर आ गया, बाकी सारा वो इधर चला गया, तो इजीली इसका कंसंट्रेशन हमने कर लिया। किसका, जो इम्प्योरिटी थी किसमें, आयरन की इम्प्योरिटी थी किसी और में। तो ऐसे कई सारी प्रोसेस हैं, जैसे फ्लोटेशन है, ठीक, या ग्रेविटी के थ्रू भी उसको हम अलग कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रोसेस हैं जिसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसको हमें नहीं देखना है, सीधा सीधा अब हम देखते हैं। देखो जो कुछ केमिकल प्रोसेस हैं उनको, तो सबसे पहले ओर लेना है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में क्या कर देना है, तोड़ लेना है, उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब देखो कंसंट्रेशन करने के बाद आपको पता है कि जो मेटल हैं, एक तो हाई रिएक्टिव है, एक क्या है, मीडियम रिएक्टिव है, एक क्या है, लो रिएक्टिव है। अगर हाई रिएक्टिव है, ठीक, तो हाई रिएक्टिव जो मेटल हैं उनको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनका एक्सट्रैक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। इलेक्ट्रोलिसिस ये प्रोसेस हम यूज करेंगे और वहां से मुझे मिल जाएगा क्या, प्योर मेटल, प्योर
मेटल। अब इसको समझ भी लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करवाएंगे। जैसे यहाँ देखो, अभी इसके विषय में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ इसको देख लीजिए। ये जैसे हमें NaCl से सोडियम क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब देखो सोडियम है आपका हाई रिएक्टिव, तो इसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस यूज करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने ले लिया क्या, दो आपके इलेक्ट्रोड ले लिए। एक तो आपका बोला जाएगा क्या, कैथोड, और एक क्या बोला जाएगा आपका, एनोड। ये चलो इसको हमने ले लिया माइनस, ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड प्लस। अब जो आपका NaCl है माल्टेन स्टेट में रहेगा। ध्यान रखना, कोई भी आपका आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। माल्टेन स्टेट में देखो वाटर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका बन जाएगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें चाहिए क्या, सोडियम मेटल। तो सोडियम क्लोराइड को हम किस में लेंगे, माल्टेन स्टेट में, और इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करवाएंगे। तो देखो ये है आपका कैथोड, इसे क्या बोलते हैं आप, कैथोड। ये आपका क्या है, एनोड। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो निगेटिव की तरफ कौन जाएगा, Na प्लस। तो इधर आकर के क्या आपका इकट्ठा हो जाएगा, Na सोडियम, और पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, क्लोरीन Cl। तो Cl2 बन जाएगा, Cl2 गैस ऊपर निकल जाएगी। देखो हमें मिल गया सोडियम इधर, और उसको बाद में किसमें, केरोसिन में रख देंगे। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ऐसे कई सारे आपके क्या हैं, कंपाउंड्स हैं, यानी कंपाउंड जिनको हम इसके थ्रू, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्योर मेटल उनसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे NaCl से हमने दिखा दिया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ नहीं करना है, आपको क्या लेना है, जो आपका कंपाउंड है उसे माल्टेन स्टेट में लेना है। जैसे NaCl हमने ले लिया माल्टेन स्टेट, 2 इलेक्ट्रोड आपको लगा देना, कैथोड एनोड, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करवा देनी है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी जैसे फ्लो करवाएंगे तो सोडियम कैथोड पर, क्लोरीन एनोड पर क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, और वहाँ से हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। चलो ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो ध्यान रखना, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू ही क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं क्या, मीडियम रिएक्टिव। ठीक, तो मीडियम रिएक्टिव, यहाँ तो हाई रिएक्टिव का हो ही गया, HIGH हाई, और इसको हमने किससे एक्सट्रैक्ट किया है, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, और हमें मिला बेटा प्योर मेटल मिला। अब मीडियम रिएक्टिव, तो देखो मीडियम रिएक्टिव 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, और एक किस, PHID सल्फाइड। देखो कार्बोनेट, जैसे हमने ले लिया जिंक, तो ZnCO3, तो कार्बोनेट कहीं मिल जाए मेटल के साथ तो उसे बोलेंगे कार्बोनेट। और जैसे हमने जिंक ले लिया और Zn लगा दिया, सल्फाइड, सल्फर उसके साथ अटैच कर दिया तो उसे बोलेंगे सल्फाइड। तो अगर मीडियम रिएक्टिव आपका क्या है, मेटल है, तो या तो कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है या सल्फाइड के फॉर्म में हो सकता है। ठीक, तो अगर कार्बोनेट के फॉर्म में है तो इसके लिए एक प्रोसेस है कैल्सिनेशन, और इसके लिए एक प्रोसेस है क्या, रोस्टिंग, ROASTING, रोस्टिंग। तो ध्यान रखना, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स 2 फॉर्म्स में आपको मिलेंगे, कार्बोनेट या सल्फाइड। कार्बोनेट मिले तो कैल्सिनेशन करवाएंगे, सल्फाइड मिले तो रोस्टिंग करवाएंगे। और लो रिएक्टिव मेटल भी अगर लो रिएक्टिव है या तो प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे या फिर किस फॉर्म में रहेंगे, सल्फाइड फॉर्म में ही रहेंगे, सल्फाइड। ठीक, तो सल्फाइड फॉर्म में ही रहेंगे। तो लो रिएक्टिव के लिए हम क्या करेंगे, यहां भी यही प्रोसेस, क्योंकि ये भी सल्फाइड था, ये भी सल्फाइड है, तो इसके लिए भी रोस्टिंग प्रोसेस यूज करेंगे। तो अगर मीडियम है तो कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग, अगर लो है रिएक्टिविटी में तो रोस्टिंग। चलिए इसको मिटा करके कैल्सिनेशन और रोस्टिंग देख लेते हैं क्या है। इसको पहले हटा देते हैं।
हाँ, तो अब देखते हैं इसमें, देखो मीडियम रिएक्टिव और कौन सा, लो रिएक्टिव। और सबसे पहले इसमें हमने कहा था कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, जैसे कार्बोनेट जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हमने ले लिया जडियन CO3, इसको हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड एयर में, तो हीट करेंगे तो जडियन O और प्लस क्या बन जाएगा, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकालना है, तो हीट करना होगा पूरे ओर को। तो जब भी ओर को इन द एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड एयर में हीट करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन, और उसमें मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जैसे यहां हुआ। अब रोस्टिंग का देख लो, ROASTING, रोस्टिंग। जैसे हमने लिया जिंक सल्फाइड, इसको अगर क्या करना है, हमें अलग करना है, तो इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एयर के प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये बनेगा ZnO प्लस SO2। अब देखो यहाँ भी क्या बना, जिंक ऑक्साइड ही बना। तो हमें रोस्टिंग प्रोसेस चाहे करवाना हो चाहे कैल्सिनेशन प्रोसेस, दोनों प्रोसेस में हमें क्या, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करवाना रहता है। यहाँ भी मेटल ऑक्साइड बना, यहाँ भी मेटल ऑक्साइड बना। बस ध्यान रखना है डिफरेंस क्या है, कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ कहीं एयर लिया गया नहीं, केवल हीट किया गया, या लिमिटेड एयर भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी यहाँ। रोस्टिंग में हमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करना है, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा तभी सल्फर अलग होगा, ये SO2 बना, और कुछ ऑक्सीजन के पार्ट्स जडियन के साथ ऐड हो जाएंगे या मेटल के साथ ऐड हो जाएंगे, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक, इसी मेटल को हम क्या करेंगे, हीट कर सकते हैं। हीट करने पर जडियन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसको भी हीट करेंगे तो जडियन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। या अगर हीट ना भी करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा सकते हैं। जडियन से हाई रिएक्टिव मेटल कौन है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को इसमें लाएंगे, सॉरी हाँ सही है, एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, जिंक अलग हो जाएगा। या सोडियम भी ला सकते हैं। ठीक, तो हीट करके भी अलग कर सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा के भी अलग कर सकते हैं। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग ये लो रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिव दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, यहाँ भी हमें प्योर मेटल मिल जाता है, यहाँ भी हमें क्या मिल जाता है, प्योर मेटल मिल जाता है। अब हो सकता है इसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज हों जो हमने प्योर मेटल फाइंड किया, तो उसके लिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। एक और प्रोसेस है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक, एकदम से प्योर मेटल उसमें मिल जाएगा आपको। हाँ देखो, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ये क्या है, तो इसको भी समझते हैं। देखो, जैसे हमने कहा और जो है आपने अभी लिया, कहा कि हाई रिएक्टिव, मीडियम, और क्या, लो। 3 टाइप्स के मेटल होते हैं जिनका हम कंसंट्रेशन करते हैं। हाई रिएक्टिव के लिए आप कहते हैं क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रोलिसिस। मीडियम और लो के लिए 2 प्रोसेस कर सकते हो, एक तो आपका कैल्सिनेशन और दूसरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, रोस्टिंग। ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस में भी आपको क्या मिलेगा, प्योर मेटल। कैल्सिनेशन और यहां से क्या मिलेगा आपको, ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, M ऑक्साइड लिख दिए, ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड से आपको क्या फाइंड करना है, प्योर मेटल। ठीक, अब देखो यहां भी प्योर मेटल मिला हाई रिएक्टिव में, मीडियम रिएक्टिव में भी क्या मिला, प्योर मेटल, या लो रिएक्टिव में से भी क्या मिला आपको, प्योर मेटल मिला। लेकिन अब देखो, अगर इसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज हों तो उनको अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। उसमें होता क्या है, ये जो मेटल मिला है मुझे प्योर,
अभी भी इसे इम्प्योर ही मानेंगे। तो जैसे देखो यहाँ हमने कर दिया ये यहाँ, ठीक। एक आपका हो जाएगा क्या, कैथोड, ये हो गया कैथोड माइनस, ये हो गया क्या, एनोड प्लस। अब ये कैथोड एनोड बनाएंगे किसका, जो आपका कैथोड रहेगा ये बहुत एक पतली सी छड़ रहेगी, ऐसे मान के चलिए ये, और जो एनोड रहेगा ये मोटी सी छड़ रहेगी, ये रहेगा इम्प्योर मेटल। और ये किसका रहेगा, प्योर मेटल। अब जैसे हमें यहां मिला क्या, जिंक, जिंक में कुछ इम्प्योरिटीज है, तो जिंक का हमने क्या ले लिया, एनोड, और जिंक प्योर जिंक आप ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो, कोई मेटल ही होना चाहिए, उसका क्या बना दिया हमने, कैथोड। अब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करवाएंगे, इसमें कुछ आप ले लीजिए क्या, वाटर वगैरह, जिससे बढ़िया से क्या हो जाए, रिफाइनिंग हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स आप कह सकते हो। तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो माइनस की तरफ प्लस वाले अट्रैक्ट होगी, यानी जो भी आपका मेटल है इस इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये जो आपका एनोड है धीरे धीरे पतला होता जाएगा, और यहाँ से सारे मेटल निकल करके कहाँ चले जाएंगे, कैथोड पर। और वो जो मेटल मिलेगा आपको एकदम से प्योर रहेगा, प्योर फॉर्म में रहेगा। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ इलेक्ट्रोलाइट्स ध्यान रखना क्या लेना है, जैसे हमने ले लिया जिंक, तो यहाँ ZnSO4 का सोल्यूशन ले लीजिए, जिंक सल्फेट। कापर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करें तो CuSO4 ले लीजिए, वाटर मत लीजिए, हाँ ये ज़्यादा सही रहेगा। ZnSO4, कापर, CuSO4, हाँ वाटर मिक्स रहेगा, उसी में सोल्यूशन बनेगा, ध्यान रखना। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं आई तो वीडियो को रिवाइज करके देखो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इस चैप्टर का क्या है, कोरोजन। चलिए कोरोजन तो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। व्हाट इज कोरोजन, व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एयर, मॉइस्चर, आर एसिड, देन द अपर लेयर ऑफ द मेटल गेट्स डैमेज एंड दिस इज नोन एज कोरोजन। यानी जब भी कोई मेटल है, जैसे हमने ले लिया क्या, आयरन ही ले लिया, ठीक। तो आयरन एयर के, वाटर के, या फिर किसके, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, या एसिड के भी कांटेक्ट में आता है, तो अपर लेयर इसकी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ठीक, खराब होने लगती है, उसी को बोलते हैं कोरोजन। तो ये मेटल में ही होता है। जैसे हमने ले लिया O2, मॉइस्चर भी ले लिया H2O, तो देखो क्या बनाएगा, Fe2O3 डॉट X H2O। ये रस्ट का फार्मूला ध्यान रखना। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो देखो कोई भी मेटल हो, ऑक्सीजन से, वाटर से या मॉइस्चर से रिएक्ट करे तो उसकी अपर लेयर क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, उसी को बोलते हैं कोरोजन। अब प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन यानी कोरोजन से कैसे प्रिवेंट करेंगे मेटल्स को। तो देखो ऑयल लगाकर, ग्रीस लगाकर, ठीक, ऑयल, ग्रीस या पेंट करके, या गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कि कोई ऐसी मेटल की परत ऊपर से लेयर चढ़ा दें जो इनसे रिएक्ट ना करे। तो ये सब प्रोसेस हैं जिनसे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं।
तो कोरोजन क्या है, मेटल की अपर लेयर क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है ऑक्सीजन वाटर इनके कांटेक्ट में आकर। उसको प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर ऑयल ग्रीस पेंट एक्सेट्रा चीज़ें लगाकर उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब देखो लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज अलॉय, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज alloys, ALLOYS alloys। एलॉय क्या है इसके विषय में जानते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें हम एलॉय की, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, टू आर मोर देन टू मेटल्स आर नॉन मेटल्स, टू आर मोर देन टू मेटल्स, दो या दो से अधिक मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर है। या इसमें एक मेटल्स भी हो सकता है, मेटल्स और प्लस क्या नॉन मेटल्स भी हो सकता है, नॉन मेटल्स भी हो सकता है। तो दो मेटल्स या दो से अधिक मेटल्स का मिक्सचर हो, या उसमें से एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस होमोजेनियस मिक्सचर को एलॉय बोलेंगे। ठीक, जैसे देखो यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें स्टील की, तो स्टील में क्या होता है, आयरन प्लस कार्बन, ये हो गया स्टील में आयरन प्लस कार्बन। ठीक, या स्टेनलेस स्टील हम बोले, क्या बोल दें, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील जो आपका हो जाएगा वो आयरन आयरन क्रोमियम और निकिल का मिक्सचर होता है, जो घर में हम यूज करते हैं पोर्ट्स। ठीक, ये हो गया स्टील, ये हो गया स्टेनलेस स्टील। या हम देखते हैं, देखो ब्रास, ब्रास किसका है, कॉपर और जिंक का। या अमलगम हम देख लेते हैं, किसका, Hg में कोई भी मेटल डाल दो, जैसे हमने डाल दिया जिंक, तो ये भी एक मिक्सचर बनाएगा। तो ये सब क्या है, एलॉयज हैं। तो एलॉय क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, मेटल्स के भी हो सकते हैं या मेटल्स में नॉन मेटल्स भी ऐड किया जाए, जैसे ये हो गया स्टील में, स्टेनलेस स्टील में। ठीक, या देखो ब्रास में कॉपर और जिंक ब्रास है, या अमेलगम मरकरी के साथ अमेलगम बनता है। ठीक, तो ये था आपका एलॉय। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो या रिवाइज करके वीडियो दोबारा देख सकते हो, आपको समझ में ज़रूर आएगा। ओके, थैंक यू।